गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 16वीं प्रश्नावली प्रायिकता जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 अवकलज के अनुप्रयोग। तो बच्चों, अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर हमारे पास जो पहले सिलेबस हुआ करता था उससे अब लिमिटेड सिलेबस ही हमारे सामने है। तो बच्चों 8.1 में जो हम पढ़ने वाले थे वो है राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करना। तो 8.1 के अंदर जो अपने पास था बच्चों वो था राशियों में परिवर्तन की दर। 8.2 वाला जो अपने पास चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। 8.3 के अंदर बच्चों अपने पास यहाँ पे सरल रेखा और अभिलंब के समीकरण, जिसमें हमें अवकलज का अनुप्रयोग जो है वो प्रवणता निकालने में किया जाता है। 8.4 में बच्चों हम निकटतम मान, सन्निकटन वैल्यू जो है उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में हम इसका यूज करेंगे। 8.5 के अंदर बच्चों हम किसी भी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान पढ़ेंगे और 8.6 के अंदर बच्चों उच्चतम और निम्नतम मान से रिलेटेड जो अनुप्रयोग है वो हम लोग 8.6 में पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे सिलेबस के अनुसार यहाँ पे अपने पास 8.1 जो अपने सिलेबस में नहीं आएगी, 8.2 आएगी, 8.3 जो इस बार सिलेबस में, 8.4 को सिलेबस से हटा दिया गया है और 8.6 को जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। कहने का मतलब बच्चों हमें 8.2, 8.3 और 8.5, तो 8th चैप्टर के अंदर बच्चों अपन को यहाँ पे इन 3 प्रश्नावलियों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं 8.2 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो बच्चों देखो, आज हम यहाँ पे 8.2 एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और 8.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्धमान व ह्रासमान। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी फलन जो होता है उसकी स्थिति जो है वो या तो वर्धमान हो सकती है या ह्रासमान हो सकती है या न्यूट्रल हो सकती है। तो बच्चों ये हम केवल फलन को देखकर कैसे आइडिया लगाएंगे कि कोई भी फलन जो है वो किसी निश्चित अंतराल में वर्धमान होता है कि ह्रासमान होता है। इसके लिए बच्चों हमें यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन बच्चों उससे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वर्धमान और ह्रासमान की डेफिनेशन क्या क्या होती है। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्धमान फलन की। तो बच्चों वर्धमान फलन की डेफिनेशन के अनुसार तो बच्चों यहाँ पे वर्धमान फलन की जो डेफिनेशन है वो क्या बनने वाली है कि यदि कोई फलन f(x) विवृत अंतराल ab के अंदर अगर परिभाषित होता है तथा यहाँ पे अगर x1 जो है वो छोटा है x2 से, जिससे मुझे यहाँ पे fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2 प्राप्त हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab। इसका मतलब ये हो बच्चों कि विवृत अंतराल ab के प्रत्येक मान के ऊपर अगर हम x1 और x2 कोई दो वैल्यू इस अंतराल से उठाते हैं ab में से, और x1 जो है वो छोटा है x2 से, और इन दोनों ही मानों पे जो फलन का मान है वो fx1 जो है वो छोटा या बराबर प्राप्त होता है आपको fx2 से, तो हम कह सकते हैं कि आप ये फलन जो है वो वर्धमान फलन है। तो देखिए बच्चों, वर्धमान फलन का अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं तो जैसे यहाँ पर ये फलन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये फलन जो होता है बच्चों वो वर्धमान कहलाता है। बच्चों वर्धमान फलन के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक तो केवल सिंपल वर्धमान और एक होता है निरंतर वर्धमान। तो बच्चों यहाँ पे ये फलन पहले बढ़ रहा है, उसके बाद में थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद में वापस बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस केस में ये फलन जो है बच्चों वो वर्धमान फलन कहलाता है, ना कि निरंतर वर्धमान। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे निरंतर वर्धमान फलन की, निरंतर वर्धमान, तो बच्चों यहाँ पे निरंतर वर्धमान फलन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उसमें फलन जो है इस तरह से न्यूट्रल नहीं आएगा बच्चों, वो हर परिस्थिति के अंदर जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि यदि आपके पास यहाँ पे x1 छोटा है x2 से, तो हमें यहाँ पे fx1 छोटा प्राप्त होगा fx2 से, किसी भी केस में इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 का मान मैं x2 से छोटा लेता हूं तो x1 के ऊपर जो फलन का मान है वो हमेशा ही x2 पे फलन के मान से क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो अपना जो ग्राफ होता है बच्चों वो इस स्थिति से हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, जो कि प्रत्येक स्थिति में फलन का मान जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर x1 जो है वो छोटा है x2 से
और इस प्रत्येक परिस्थिति में जो fx1 का मान है बच्चों वो यहाँ पर छोटा है fx2 से, प्रत्येक कंडीशन के अंदर। तो बच्चों इस कंडीशन में जो फलन होता है वो कहलाता है निरंतर वर्धमान, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में फलन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ पे फलन जो है वो केवल वर्धमान है, क्योंकि यहाँ पे बीच में वो हल्का सा न्यूट्रल भी होता है और उसके बाद में वापस बढ़ना शुरू कर देता है। तो बच्चों यहाँ पे वर्धमान और निरंतर वर्धमान की तर्ज पे ही ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं ह्रासमान फलन के बारे में। तो ह्रासमान में भी दो कैटेगरी हो जाती है बच्चों, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ह्रासमान फलन के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे ह्रासमान फलन की डेफिनेशन ये होती है कि यदि x1 छोटा है x2 से और x1 पे जो फलन का मान है fx1 ये बड़ा या बराबर है fx2 के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, विपरीत अंतराल AB के प्रत्येक मान पर अगर ये स्थिति यहाँ पर लागू होती है तो फलन जो होता है वो इस कंडीशन में क्या कहलाता है, ह्रासमान कहलाता है। तो बच्चों ह्रासमान को अगर डायग्राम से समझने का प्रयास करें तो इस हिसाब से जो है वो डायग्राम हमें प्राप्त होता है, जिसमें पहले फलन जो है वो घटता हुआ दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा उसका घटने की जो दर है वो कम हो जाएगी और उसके बाद में फलन दोबारा जो है वो घटना प्रारंभ हो जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फलन है वो ह्रासमान है, ना कि निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान में क्या कंडीशन होती है कि फलन प्रत्येक स्थिति में जो है वो गिरता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों चौथा पॉइंट जो अपना होगा यहाँ पे वो होता है निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान फलन। तो निरंतर ह्रासमान फलन में क्या कंडीशन आएगी बच्चों, यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल जो है वो नहीं आएगा कि यदि x1 छोटा है x2 से तो इस कंडीशन में fx1 जो है वो बड़ा होगा fx2 के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। तो देखिए बच्चों इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ से समझने का प्रयास करें तो अपने पास इस परिस्थिति में ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, जिसमें आप देखेंगे कि अगर ये x1 है और ये अगर x2 है तो x1 के संदर्भ में यहाँ पे ये fx1 होगा और x2 से यहाँ पर ये फलन का मान जो है वो fx2 होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x1 जो है वो छोटा है x2 से, परंतु fx1 का जो मान है वो बड़ा है fx2 से, और ये परिस्थिति प्रत्येक हर एक बिंदु के ऊपर यही कंडीशन जो है वो लागू होती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में फलन जरूर ह्रासमान है, परंतु यहाँ पे फलन जो है वो निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक बिंदु पे फलन जो है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपके पास चार मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं, वर्धमान और निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान। लेकिन बच्चों अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी फलन दे दिया जाए तो उस फलन को हर बार ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम ये किस प्रकार से पता लगाएंगे कि कौन सा फलन जो है वो किस अंतराल में वर्धमान होगा या किस अंतराल में ह्रासमान होगा। इसके लिए बच्चों हम कुछ मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। आइए हम उन मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किसी भी फलन को गणितीय तौर के ऊपर अगर मुझे वर्धमान या ह्रासमान प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये प्रमेय आपको ध्यान में रखनी होगी कि यदि फलन fx संवृत अंतराल AB में सतत तथा विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो तथा पहली कंडीशन तथा f' का मान जो है वो 0 से छोटा प्राप्त हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में फलन fx जो है वो संवृत अंतराल AB में ह्रासमान है।
यदि बच्चों अंतराल ए बी के किसी मान पर x के किसी मान पर प्रथम कोटि का अवकलन जो है वो 0 से छोटा प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में फलन जो है वो ह्रासमान होता है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है बच्चों कि अगर f डैश x का मान जो है वो 0 से बड़ा प्राप्त होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, तो हम यह कह सकते हैं कि फलन fx जो है वो संवृत अंतराल ए बी में वर्धमान है। क्या होगा इस केस में? संवृत अंतराल ए बी में जो है फलन वो वर्धमान है। तीसरी कंडीशन बच्चों यहां पर ये हो सकती है कि f डैश x का मान अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे यहां पे किस कंडीशन में जो फलन fx है वो संवृत अंतराल ए बी में अचर होगा, ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, अचर फलन होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस बताई है कि अगर हम किसी फलन का प्रथम कोटि का अवकलन करते हैं और किसी दिए गए अंतराल में अगर मुझे उसके वर्धमान और ह्रासमान को चेक करना है तो हमें सिंपल सा मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करना होगा। फलन के अवकलन में उस अंतराल की वैल्यूज रखेंगे। अगर हमें उस वैल्यू पे प्रथम कोटि का अवकलन 0 से छोटा प्राप्त होता है तो फलन जो है वो कहलाएगा ह्रासमान। अगर उस अंतराल के किसी भी मान पर प्रथम कोटि का अवकलन अगर 0 से बड़ा प्राप्त होता है तो फलन कहलाएगा इस कंडीशन में वर्धमान। लेकिन अगर x के किसी भी मान पर प्रथम कोटि का अवकलन हमें 0 प्राप्त होता है तो वो फलन जो है बच्चों वो अचर फलन कहलाएगा। वो ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो बच्चों यहाँ पे गणितीय रूप से जब भी हम लोग किसी भी फलन को वर्धमान और ह्रासमान प्रूफ करेंगे तो सिंपली हमें इसी मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा। फलन चाहे कैसा भी हो हमें उसे प्रथम कोटि का अवकलन करना है और दिए गए अंतराल से कोई भी वैल्यू उस फलन में रख देनी है। अगर लेस देन 0 प्राप्त होता है तो फलन ह्रासमान होगा और अगर ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है तो फलन वर्धमान होगा और अगर इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है तो फलन ना वर्धमान होगा और ना ह्रासमान होगा। इस कंडीशन में फलन जो है वो अचर फलन कहलाएगा। आइए बच्चों हम इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे वर्धमान और ह्रासमान को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फलन लिया fx और fx बराबर मैंने यहाँ पे ले लिया sin x। तो देखिए बच्चों हमें sin x का ग्राफ अच्छे से पता है कि sin x का मान जो है वो 0 डिग्री पे 0 होता है, उसके बाद में पाई के ऊपर भी 0 होता है, 90 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 90 डिग्री के ऊपर इस फलन का मान जो होता है वो सर्वाधिक 1 होगा। उसके बाद में बच्चों ये फलन जो है वो 2 पाई पर वापस 0 होगा, जबकि 3 पाई बाई 2 के ऊपर इस फलन का मान जो है वो -1 होता है। कितना होता है बच्चों यहाँ पे? -1 होता है और यहाँ पर होता है प्लस का 1। लेकिन बच्चों हर फलन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस फलन का ग्राफ बनाना पॉसिबल भी है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे इस फलन को अगर मुझे किसी भी अंतराल, जैसे यहाँ पे मुझे इसको 0 से पाई बाई 2 में अगर वर्धमान प्रूफ करना है या 0 से पाई बाई 2 में इस फलन की कंडीशन की जांच करनी है तो मैं किस प्रकार से गणितीय मैकेनिज्म से इसको जांच कर पाऊंगा। वैसे हमें साफ साफ ग्राफ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये फलन जो है fx बराबर sin x 0 से पाई बाई 2 के अंतराल में ये वर्धमान फलन है। तो बच्चों लेकिन इसको गणितीय रूप में कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले दिए गए फलन का हम प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों f डैश x का मान आ जाएगा यहाँ पे cos x। और देखिए बच्चों 0 से पाई बाई 2 के अंतराल में मुझे इसकी स्थिति की जांच करनी है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में बच्चों कोई भी एंगल हम उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पाई बाई 4 ले लिया, तो पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो इसमें बच्चों अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पे पाई बाई 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोस पाई बाई 4, और कोस पाई बाई 4 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1/√2 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 अर्थात 0 से पाई बाई 2 के प्रत्येक मान पर मुझे f डैश x का मान जो है वो हमेशा ही 0 से बड़ा प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि फलन जो है वो इस स्थिति में क्या होगा? वर्धमान होगा। तो फलन इस स्थिति में क्या होगा? वर्धमान होगा। और बच्चों ये आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 0 से पाई बाई 2 का अंतराल जो होता है वो पहला चतुर्थांश होता है, और पहले चतुर्थांश में कोस x हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 के प्रत्येक एंगल के ऊपर जो प्रथम कोटि का अवकलन है वो 0 से बड़ा आएगा,
इसलिए 0 से π/2 में फलन क्या होगा, वर्धमान। और ये आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 0 से π/2 के अंतराल में ये फलन जो है वो वर्धमान है। इसी प्रकार बच्चों अगर आपको यहाँ पे π/2 से पाई का अंतराल दे दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि π/2 से पाई के अंतराल में इस फलन की कंडीशन क्या है, जांच कीजिए, तो सिंपली बच्चों हमने यहाँ पे इसका प्रथम कोटि का अवकलन किया है और π/2 से पाई के अंतराल की कोई भी बीच की वैल्यू हम यहाँ पे उठाएंगे और वो हम वापस यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए बच्चों 2π/3 यानी कि 120 डिग्री जो है वो इस अंतराल के अंतर्गत आता है। 2π/3 बिलोंग्स टू π/2 से पाई। और इसको जब मैं यहाँ पे प्रथम कोटि के अवकलज में x के स्थान पे 2π/3 लेता हूँ तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे cos 2π/3। और cos 2π/3 का मान निकालेंगे बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3। हम इसको क्या लिखेंगे, 2π/3 को cos पाई माइनस π/3। तो इससे cos चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का cos π/3 और माइनस cos π/3 का मतलब माइनस का 1/2 जो कि 0 से क्या आएगा, छोटा। तो बच्चों इस केस में जो फलन है, इस केस में जो फलन है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये फलन जो है π/2 से पाई के अंतराल में क्या हो जाएगा, ह्रासमान। और ये आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि π/2 से पाई के अंतराल में जो फलन है वो ह्रासमान है। तो बच्चों किसी भी अंतराल के अंदर आपको अगर फलन की स्थिति जांच करनी हो तो आपको सिंपल सा मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। उसके प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे, उस अंतराल की वैल्यू को उस प्रथम कोटि के अवकलन में x के स्थान पे रखेंगे और अगर x के उस मान पे अगर हमें जो ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है तो फलन होगा वर्धमान। और अगर मुझे किसी भी अंतराल में लेस देन 0 प्राप्त होता है तो फलन जो है वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है किसी भी फलन को कैसे हम लोग वर्धमान और ह्रासमान चेक करेंगे समझ में आ गया होगा। और अब हम जो है आगे प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे जिससे आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इस थ्योरी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आप इसके क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो ये पूरे मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।